नमस्कार दोस्तों, मैं विजय बीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दे, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही रहे, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर दे। और आज तो थोड़ा सा कैमरे का इश्यू चल रहा है, इसकी वजह से आज प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए आज हम बगैर कैमरे के ही रिकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में डिटेल में जानकारी। ये जो फंड होते हैं ये कम वॉलेटाइल होते हैं और अच्छे रिटर्न जनरेट करने की जो पोटेंशियल है इनमें बहुत ज्यादा होती है, और साथ में लो रिस्क में, ये लो कैटेगरी के रिस्क में आ जाता है ना। तो इस फंड की खासियत यही है कि ये फंड अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं और वो भी कम रिस्क में, है ना। तो आज हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस फंड में भी क्या क्या देखने वाले, है ना। तो पहले तो हम इस फंड में हम म्यूचुअल फंड का रेशियोज देखेंगे। रेशियो देखने के बाद उनके फंड मैनेजर कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पिछले अगर वो फंड को अभी अभी ज्वाइन किए तो पिछले फंड में जहां पर थे वहां का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था, और रोलिंग रिटर्न कैसा है, कैप्चर रेशियो कैसा है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले। तो सबसे पहले हम आज शुरू कर रहे हैं हमारा म्यूचुअल फंड रेशियोज के साथ, है ना। तो ये हम हमारे एक्सेल सीट में अभी है। तो एक्सेल सीट में आने के बाद देखिए यहाँ पर हमने जो 5 म्यूचुअल फंड लिए, उस 5 म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन कोर इक्विटी फंड, यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इन फंड को हमने कम से कम 25 से 30 म्यूचुअल फंड को शॉर्ट लिस्ट किए और उसके बाद इसको यहां पर हमने लिए हुए हैं, है ना। इसका प्रॉपर एनालिसिस करने में या प्रॉपर फिल्टरेशन लगाने में हमें पूरी तरह से ये सब देख लिए, फिल्टरेशन लगा के एनालिसिस करके उसके बाद हमने ये 5 फंड को लिया है ना। तो यहां पर अब हम आ जाते हैं हमारे रेशियोज की ओर। तो रेशियोज की ओर चलते हुए देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम फंड साइज कि मोतीलाल ओसवाल का जो फंड साइज है वो 7,710 करोड़ का है, जबकि क्वांट का है 3,693 करोड़ का, बंधन कोर इक्विटी फंड का है 7,293 करोड़ का, यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 4,134 करोड़ का, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 17,694 करोड़ का, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टॉक होल्डिंग, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इन म्यूचुअल फंड में। तो जैसा कि देख रहे हैं हम कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 31 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। उसके बाद क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 35 का, बंधन कोर इक्विटी फंड का 111 का, यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 63 का, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 88 का। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले रेशियोज में, जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी है, तो मोतीलाल ओसवाल, बंधन कोर इक्विटी, यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन सभी का जो है बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, जबकि क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ये क्या करता है, बाय एंड सेल स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। मतलब ये क्या करते हैं, इनके जो फंड मैनेजर है वो फंड मैनेजर ऐसे जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट को कैप्चर करते हैं और उसके बाद वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और इनका बार बार बाय एंड सेल करते रहते हैं। जब भी इनको कोई ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलता है वहां पर ये बाय करते हैं और अच्छा मोमेंटम आने पर ही सेल करते हैं और अगला स्टॉक ढूंढते हैं, है ना। ऐसा क्वांट एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड का स्ट्रैटेजी रहता है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि ये म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है, मतलब कितना वॉलेटिलिटी को दर्शाता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो जैसा यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 14.16, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 16.47, बंधन कोर इक्विटी फंड का है 13.77, यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 13.36 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है 12.61। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना वो स्टॉक्स वो म्यूचुअल फंड अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे कम किसका है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये थोड़ा लेस वॉलेटाइल है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले रेशियो की तरफ, वो है शार्पी रेशियो। अच्छा, शार्पी रेशियो क्या बताता है? शार्पी रेशियो बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना दे रहा है। मतलब एक अगर हम किसी फिक्स इनकम में जैसा एफडी में पैसा रखते हैं तो एफडी के मुकाबले कितना कम रिस्क में कितना ज्यादा रिटर्न दे पा रहा है, ये बताता है शार्पी रेशियो, है ना। और शार्पी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का 1.35 का है, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 0.87, उसके बाद बंधन कोर इक्विटी फंड का है 1.17, यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का 1.08 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का 1.07। मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा स्टॉक्स माना जाएगा तो मोतीलाल ओसवाल का माना जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम शॉर्टिनो रेशियो तरफ। शॉर्टिनो रेशियो भी शार्पी रेशियो की तरह ही होता है, वो भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है कि एक फिक्स इनकम के मुकाबले इसने कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है ना। तो उस हिसाब, लेकिन इसमें क्या होता है, ये डाउन साइड का बताता है। शार्पी रेशियो क्या होता था, दोनों साइड का बताता था, अप साइड का भी और डाउन साइड का भी। लेकिन शॉर्टिनो रेशियो सिर्फ डाउन साइड का बताया कि डाउन साइड में कितना ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा है कम रिस्क में, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 2.16 के साथ है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। उसके बाद क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का 1.74, बंधन कोर इक्विटी फंड का 1.88 और यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का 1.82 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का 1.8, है ना। उसके बाद आ जाते हैं अगले रेशियो में। अगला रेशियो है बीटा। बीटा क्या बताता है? बीटा बताता है कि ये कितना रिस्क ले पा रहा है, कितना कम रिस्क में कितना ज्यादा रिटर्न दे पा रहा है, कितना कम रिस्क ले रहा है, ये बताता है बीटा, है ना। तो बीटा यहां पर देखेंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का 0.9, उसके बाद क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का 1.09, बंधन कोर इक्विटी फंड का 0.96, यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का 0.94 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का 0.88। मतलब ये जितना बीटा जितना कम होगा उतना उसका म्यूचुअल फंड अच्छा माना जाता है ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 0.88 के साथ सबसे कम रिस्क लिया है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं अल्फा। अल्फा क्या बताता है? अल्फा ये बताता है कि इसने बेंचमार्क को कितने से बीट किया है। मतलब अगर बेंचमार्क ने 100 का रिटर्न जनरेट किया है तो इसके मुकाबले मोतीलाल ओसवाल ने 111 का रिटर्न जनरेट करके दिया है, ये इसका मतलब होता है ना। तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो है 11.31 का अल्फा है। उसके बाद क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 4.81, बंधन कोर इक्विटी फंड का है 7.7, यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 6.19 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 5.88 का, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम पी रेशियो में। पी रेशियो क्या बताता है? पी रेशियो बताता है अभी जो प्राइस चल रहा है उसके मुकाबले ये अर्निंग कितनी जनरेट करके दे रहा है, उसको बोला जाता है पी रेशियो। मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, इसको निकाल के हम पी रेशियो निकाल सकते हैं। और पी रेशियो जितना कम होगा उतना उसका जो म्यूचुअल फंड है वो सस्ता है, ऐसा माना जाता है ना। बस ये रेशियो देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये फंड अच्छा है या फिर ये फंड अच्छा है, बाकी पैरामीटर भी देखना जरूरी है, जैसे फंड मैनेजर हो गया, रोलिंग रिटर्न हो गया,
कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उसका बहुत ज्यादा होगा, या फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर शार्पी रेशियो ज्यादा होगा, लेकिन वो रिटर्न भी उतना, शार्पी रेशियो कम होगा लेकिन वो रोलिंग रिटर्न में अगर अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो हमें वो स्टॉक्स को रख सकते हैं, या फिर वो जो फंड मैनेजर है वो फंड मैनेजर के बिहाफ पे भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसको रखना है या नहीं रखना है। एनीवे पहले हम फंड मैनेजर को जाने के पहले हम पी रेशियो को देख लेते हैं ना, ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है। तो पी रेशियो में सबसे ज्यादा किसका पी रेशियो है, 68.94 का मोतीलाल ओसवाल का है। उसके बाद क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 30.85, बंधन कोर इक्विटी फंड का है 27.24, यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 19.42 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 26.11 का। उसके बाद आ जाते हैं हम टर्नओवर रेशियो में। टर्नओवर रेशियो बताता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो कितना बाय एंड सेल कर रहा है, मतलब कितना ज्यादा बाइंग हो रही है और बाइंग सेलिंग हो रही है ना। तो ये बताता है हमारा टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल का है 56, क्वांट का हमें मिला नहीं तो क्वांट का हमने टर्नओवर रेशियो यहाँ से निकाल दी, क्योंकि बहुत 2-3 जगह देखे हमने, सब जगह अलग अलग आ रहा था टर्नओवर रेशियो, इसलिए हमने इसको नहीं लिए, है ना। उसके बाद आ जाता है बंधन कोर इक्विटी फंड का 153 का टर्नओवर रेशियो है, यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 43 का और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 63 का, है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम फंड मैनेजर तरफ कि फंड मैनेजर ने कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है, कौन सा फंड मैनेजर अच्छा है, या फंड मैनेजर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ये भी सभी चीजें हम इस फंड मैनेजर के डेटा शीट में देखने वाले। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में। यहाँ पर 4 फंड मैनेजर फंड को मैनेज कर रहे हैं, उसमें से अजय खंडेलवाल और राकेश शेट्टी ये 2 मेन फंड मैनेजर है जिनको हमें इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूर है। बाकी 2 को कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सिक्योरिटी मार्केट का, तो इसे कोई मतलब नहीं बनता कि इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था कैसा नहीं, ये देखने में कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है भी नहीं और ऊपर से ये सिक्योरिटी मार्केट का भी अच्छा नॉलेज नहीं होने की वजह से हमने इसको, ये प्रेशर है इसलिए हम इनके बारे में भी ज्यादा डिटेल में नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर मेन रहेंगे अजय खंडेलवाल और राकेश शेट्टी। तो अब हम देख लेते हैं अजय खंडेलवाल। इन्होंने इसके पहले कैनरा रेवेको म्यूचुअल फंड में भी काम किया और बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड में भी काम किया। ऊपर से उनको सिक्योरिटीज और इन्फोसिस का भी अच्छा खासा नॉलेज है। इसके वजह से ही हमने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को इस कैटेगरी में हमने रखे हुए, है ना। उसके बाद आ जाते हैं राकेश शेट्टी। इनको भी अच्छा खासा पीएमएस संभालने का या फिर इक्विटी डेट ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा नॉलेज है। इसके वजह से ही मोतीलाल ओसवाल, इन खंडेलवाल और राकेश शेट्टी की वजह से मोतीलाल ओसवाल इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड में, है ना। मोतीलाल ओसवाल क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड में आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 फंड मैनेजर है, जैसे अंकित पांडे, वासव सहगल, संजीव शर्मा। यहाँ पर सबसे मेन है संजीव शर्मा। संजीव शर्मा जी मेन है, क्यों? क्योंकि संजीव शर्मा ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और उसके बाद उसको उस मोमेंटम स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उस स्टॉक को बाय एंड सेल सही समय पर कर लेते हैं। इसके वजह से क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड को भी हमने इस कैटेगरी में रखे हुए, जबकि इनका अगर रेशियो देखा जाए तो उतना अच्छा रेशियो नहीं था पिछला जो रेशियो देखे हमने, लेकिन बिकॉज संजीव शर्मा ये फंड मैनेजर इतने एक्सपर्ट है कि ये आपको रिटर्न अच्छे जनरेट करके देंगे ही देंगे, इसलिए हमने क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड को यहाँ पर इस कैटेगरी में रखे हुए। तो इनको टोटल एक्सपीरियंस है 17 साल का एक्सपीरियंस है और सिक्योरिटी मार्केट का टोटल एक्सपीरियंस है 13 साल का। और जैसे कि मैंने बताया कि ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्रूशियल इन्फ्लेक्शन पॉइंट को, है ना।
और उस हिसाब से इन्वेस्ट करते, इसकी वजह से ये रिटर्न अच्छे जनरेट कर देते, है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा बंधन कोर इक्विटी फंड। बंधन कोर इक्विटी फंड में जो है यहाँ पर 2 फंड मैनेजर है, उसमें से जो है मनीष गुनवानी। मनीष गुनवानी ये फंड मैनेजर बहुत स्पेशलाइज फंड मैनेजर है, जो HSBC एसेट मैनेजमेंट, L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड में काम कर चुके हैं। और एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर इनका देखा जाए तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसकी वजह से हमने लिए यहाँ पर लिए हुए। नहीं तो मनीष गुनवानी जी 2023 में बंधन कोर इक्विटी फंड में एज ए फंड मैनेजर ज्वाइन हुए थे। तो 1 साल के बिहाफ पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये फंड अच्छा है या नहीं है, जब तक कि हम 3 साल या 5 साल का रोलिंग रिटर्न, कैप्चर रेशियो ना देख ले, तब तक कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये फंड अच्छा है या बुरा है। जब तक, इसलिए हमने क्या किया, इनका जो पिछले AMC में जहां थे वो उसका भी हमने ट्रैक रिकॉर्ड निकाले और उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो यहाँ पर हम इतना ही समझ लेते कि राहुल अग्रवाल, सॉरी, मनीष गुनवानी वर्क, इन्होंने कहाँ काम किया है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एज ए फंड मैनेजर थे, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में भी एज ए CIO रह चुके हैं, है ना। और उसके साथ साथ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर चुके हैं, इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और बंधन कोर इक्विटी फंड में बहुत अच्छे फंड मैनेजर है जो इसको संभाल सकते हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है हमारे UTI लार्ज एंड मिड कैप फंड, V श्रीवास्तव का तो बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है, लेकिन जिस टाइप से 2017 से लेके अभी तक इन्होंने UTI लार्ज एंड मिड कैप फंड को संभाला हुआ है, ये बेहतरीन संभाला हुआ है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखे हुए हैं। और आगे भी मुझे लगता है कि ये अच्छे से संभाल पाएंगे। वैसे भी इन्होंने और सेम AMC में अदर फंड भी संभाले हुए, जैसे UTI एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, UTI रिटायरमेंट फंड, आल्सो UTI सेविंग फंड को भी इन्होंने संभाला हुआ है ना। और वहां का भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा, इन्होंने हर बार अपने कैटेगरी को बीट किया हुआ है ना। इसलिए ये भी फंड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है निवेशक के लिए, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसको एज ए फंड मैनेजर इहाब दलवाई जी संभाल रहे, जो 2022 से संभाल रहे, और ये भी सेम AMC में ही काम कर रहे और 2011 से कर रहे, है ना। और इन्होंने भी अभी तक के अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिए और आगे भी पोटेंशियल है इनमें कि ये अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे। और इहाब दलवाई जी भी अच्छे फंड मैनेजर है, जिन्होंने अच्छा रिटर्न जनरेट करने में मदद की है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे रोलिंग रिटर्न पर। अब हम आए हैं हमने रोलिंग रिटर्न पर, है ना। तो रोलिंग रिटर्न पर देखिए, यहाँ पर है हमने 1 साल का रोलिंग रिटर्न लिया हुआ है। वैसे तो 1 साल का रोलिंग रिटर्न कभी नहीं देखना चाहिए, ज्यादातर 3 साल का या 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखना ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन बंधन कोर इक्विटी फंड में मनीष गुनवानी जी ये नए फंड मैनेजर आए हैं, इसलिए हमने ये 1 साल का फंड लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए रोलिंग रिटर्न में जो इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो कैटेगरी है वो 37.82% का ही है, जबकि बंधन कोर इक्विटी फंड ने एवरेज 50.48 का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और 100% 20% के ऊपर तो 100 मतलब पूरा 20% इन्होंने 1 साल में 100% जनरेट करके दिया हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन लगता है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम 3 साल के रोलिंग रिटर्न पर। तो 3 साल का जो रोलिंग रिटर्न है उसमें देखेंगे तो यहां पर देखिए जो हमारी कैटेगरी ने 19.77 का ही रिटर्न जनरेट करके दिया है, जबकि बाकी ने एवरेज देखिए सब ने 24% के ऊपर का ही रिटर्न जनरेट करके दिया है। और यहां पर भी देख सकते हैं आप, देखिए ये जो ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ में भी देख सकते हैं आप कि हर बार बीट किया हुआ है सभी फंडों ने रोलिंग रिटर्न के हिसाब से। 2019 से 2022 के बीच में भी, 2020 से लेकर 2023 के बीच में, सभी तरफ देखेंगे तो इन्होंने
बेटर परफॉर्मेंस किया हुआ है ना। और यहाँ पर अगर 20% के ऊपर देखा जाए तो 20% के ऊपर इन्होंने सभी ने अपने कैटेगरी को दोगुने से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हुए, 20% के ऊपर रिटर्न जनरेट किए हुए है। उसके बाद आ जाते हम 5 साल के रोलिंग रिटर्न पर। तो 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखिए, 5 साल के रोलिंग रिटर्न में भी क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए, ये जो कैटेगरी का है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है उसके मुकाबले इन्होंने हाईली ये किए हुए अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है, कैटेगरी को बीट किया हुआ है। यहाँ पर तो कैटेगरी 23.53 का ही दिखा रहा है, लेकिन बाकी सबने 20% के ऊपर 100% रिटर्न दिया है, 100 बार रिटर्न दिया है ना। तो एक अच्छे फंड है और हर बार बीट किया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम, हाँ, ये निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड। अब ये निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड लेने का कारण था हमारा मनीष गुनवानी जी। हमने जैसे जब फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे थे तब भी मैंने बोला था कि हमें 1 साल के रिटर्न पर हम ये नहीं बता सकते कि ये फंड अच्छा है या नहीं है, इसलिए हमने ये निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, जो इसके साथ साथ और फ्लेक्सी कैप फंड था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने ज्यादा साल काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ है ना, लंबे समय तक काम किया हुआ, इसलिए इसको हमने यहाँ पर लिया हुआ है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को, है ना। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इन्होंने हर बार बीट किया हुआ है ना। यहाँ पर भी अपने कैटेगरी को इन्होंने बीट किया हुआ है ना। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 56% है, जबकि 73 से ज्यादा बार इन्होंने 20% के ऊपर रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम निप्पॉन इंडिया का 5 साल का रोलिंग रिटर्न भी देखेंगे तो सेम देखिए ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है, एक डेटा देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती अगर इतना डेटा दिखा रहा है, ग्राफ ही दिखा रहा है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम कैप्चर रेशियो में। तो 1 साल का कैप्चर रेशियो इसके लिए लिया है बंधन कोर इक्विटी के लिए। तो बंधन कोर इक्विटी में देखिए 137 का अपसाइड मार्केट कैप्चर रेशियो। अब कैप्चर रेशियो क्या होता है, सबसे मेन चीज तो यही समझना जरूरी है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट गया है तो उसके मुकाबले उस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। मतलब अगर बंधन कोर इक्विटी फंड की बात की जाए तो अगर मार्केट 100% ऊपर गया है तो बंधन कोर इक्विटी फंड 137 के ऊपर चला गया है ना। जबकि नीचे अगर मार्केट गया है 100% तो बंधन कोर इक्विटी फंड सिर्फ 95 गया है, मतलब उससे अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे पाया है ना। तो ये कैप्चर रेशियो, ओवरऑल कैप्चर रेशियो देखा जाए तो 1.45 का आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे आते हैं हम 3 साल का कैप्चर रेशियो। 3 साल का कैप्चर रेशियो में देखे यहां पर सभी का कैप्चर रेशियो 1 से ऊपर है और ये बहुत बेटर है कि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। अगर 100% अगर ऊपर जा रहा है कोई फंड तो उससे ज्यादा फंड का ज्यादा गया है, 112 गया है ना। उस टाइप से डाउन साइड भी 105 तक गया हुआ है, जबकि फिर भी ठीक है कि इन्होंने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है ना। उसके बाद आ जाते हम 5 साल का कैप्चर रेशियो। 5 साल के कैप्चर रेशियो में देखिए अप साइड कैप्चर रेशियो कितना है, 97 का है। डाउन साइड कैप्चर रेशियो कितना है, 180 का है। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का देखेंगे तो 95 का अप साइड कैप्चर रेशियो है और 89 का डाउन साइड मार्केट रेशियो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। बंधन कोर का देखेंगे 101 और 97। उसके बाद आ जाता है यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड 99 और 93। उसके बाद आ जाता है हमारा मोतीलाल ओसवाल का 102 और 82 का। और ओवरऑल कैप्चर रेशियो देखेंगे तो सबका भी 1 से ज्यादा ही है ना। मतलब इन्होंने एक अच्छा कैप्चर रेशियो को मेंटेन करके रखा हुआ है। मतलब मार्केट में इन्होंने एक बैलेंस बना के रखा हुआ है कि बहुत ज्यादा भी नहीं गिर रहे, बहुत ज्यादा ऊपर रिटर्न ना दे सही, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे भी रिटर्न नहीं दे रहे। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट 100 पॉइंट गिरा है तो ये भी 110 पॉइंट गिरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बैलेंस करना चाहिए।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने सबने बैलेंस अच्छे से करके रखा हुआ है ना। तो ये सभी डेटा देखने के बाद अब हम ये कंक्लूजन में जा सकते हैं कि अभी हमारे लिए अगर कोई 3 फंड सिलेक्ट करना हो तो कौन से 3 फंड सिलेक्ट करेंगे। अगर मेरे हिसाब से जाते हैं तो मोतीलाल ओसवाल, क्वांट और बंधन कोर, ये 3 फंड फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए मेरी कि यहाँ पर मैं 3 में से एक फंड रखना चाहूं। अगर आप एक से ज्यादा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड रखना चाहते, मतलब 2 रखना चाहते, तो इसके बारे में अगले बार हम वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि उसका डेटा देखने का तरीका और अलग होता है। मतलब उसमें ओवरलैप है, कितने सिमिलर स्टॉक्स कौन थे, ये सब चीजें भी देखनी जरूरी होती है। अभी हमने जो बताया है कि एक फंड अगर सिलेक्ट करना है हमें तो कौन सा फंड सिलेक्ट करना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में भी डिटेल में बता दिया। वैसे तो देखा जाए तो 5 फंड बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हुए हैं और 5 फंड को हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बेहतरीन फंड हो सकते। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।